तो भाई साहब कुछ दिन पहले मैं इंस्टाग्राम के थ्रू स्क्रॉल कर रहा था और मैं इस वीडियो के थ्रू गुजरा जहाँ पे एक भाई साहब बात कर रहे थे कुछ थ्योरीज के बारे में जो कि सिर्फ 0.0000 शायद 0.1% जनता को ह्यूमैनिटी को पता है, बट दे कम्प्लीटली चेंज द वे यू लुक एट रियलिटी। शुरुआत में तो मेरे को लगा ठीक है भाई कोई बात नहीं, एक और इंटरनेट वीडियो थ्योरी होगी जो कि शायद डेप्थ दिखाने की कोशिश कर रही है। बट जैसे जैसे मैं इन आइडियाज़ के अंदर और घुसने लग गया मैंने कुछ इंटरेस्टिंग रियलाइज़ कर दिया, विच इज़ इनमें से कुछ थ्योरी सिर्फ रैंडम फिलोसॉफिकल थॉट्स नहीं है, ये ऐसे सवाल हैं जिन्होंने फैसिनेट किया है बड़े बड़े थिंकर्स, साइंटिस्ट और फिलोसफर्स को, आज से नहीं सेंचुरीज पहले से। ऐसे सवाल जैसे ह्यूमंस ऐसे है ही क्यों जैसे वो दिखते हैं, लोग झगड़े करते ही क्यों हैं, हम लोग अपनी लाइफ में डिसीजंस इसी तरीके से क्यों लेते हैं, कुछ आइडिया सोसाइटीज को पूरी तरीके से कंट्रोल कैसे कर लेती है, हमारे शब्द जो हम बोलते हैं कैसे रियलिटी को शेप करते हैं, और सबसे बड़ा सवाल इन सब में से कि हम लोग यहाँ पे एक ऐसी चीज, एक ऐसा जीव जंतु यहाँ पे है ही क्यों जो यूनिवर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ऐसा हो ही क्यों रहा है। और जितना ज़्यादा मैं इसके अंदर घुसता चला गया उतना ज़्यादा मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि भाई साहब हम लोग अपनी रियलिटी को शायद सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव से देखते हैं। हम इंसानों को बोल देते हैं भाई साइकोलॉजी पढ़ेंगे, न्यूरोलॉजी पढ़ेंगे तो इंसानों को समझ जाएंगे, हम सोसाइटी को पॉलिटिक्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, हम यूनिवर्स को साइंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। बट अगर हमने इन सबको एक साथ जोड़ दिया, व्हाट इफ ये जो हमारी रियलिटी है उसको हम एक टुकड़े से ही समझ पाएं, एक ही पिक्चर से हम पूरे यूनिवर्स को, उसमें हो रही चीज़ों को समझ पाएं, तो क्या होगा भैया। आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे कुछ बड़े महान विशाल आइडियाज़ के बारे में बात करने वाले हैं दैट विल कंप्लीटली चेंज द वे यू सी योरसेल्फ। अपने आसपास के लोगों को कैसे देखते हो और अपनी दुनिया और अपने पर्सपेक्टिव्स को कैसे देखते हो, अपनी रियलिटी को कैसे अपनी रियलिटी को कैसे देखते हो, ये जो हिडन प्रोग्रामिंग है ह्यूमन बिहेवियर के पीछे वो क्या है, टू द गेम्स जो कि अननोइंगली हम दिन प्रतिदिन रोजमर्रा की जिंदगी में खेलते हैं, और शायद वो गेम्स अभी भी आप अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ खेलते हुए आ रहे होंगे। और ऐसे सिस्टम और उनके आइडियाज़ जिन्होंने पूरी सिविलाइजेशंस के परकच्छे उड़ा दिए, उनको बदल दिया। एंड फाइनली एक ऐसी बड़ी मिस्ट्री, ऐसा रहस्य कि एग्जिस्टेंस अपने आप में क्या है, कॉन्शियसनेस अपने आप में क्या है, और हम लोग ये सब एक्सपीरियंस कर ही क्यों रहे हैं। तो ये सब थ्योरी समझने के लिए हमें पीएचडी की ज़रूरत नहीं है या साइंटिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई महान फिलोसफर, सिस्टमैटिक एनालिटिकल फिलोसफर बनने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप इन सब के पीछे कोई बेसिक आइडियाज भी समझ जाए ना, तो आपको एक पैटर्न दिखना शुरू हो जाएगा जो कि बहुत लोग नहीं देख पाते, लेकिन हम ये वायदा करते हैं आपसे कि इस वीडियो के बाद ज़रूर देख लेंगे। तो भाई हम लोग इस रैबिट होल के अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं ये थ्योरी, शायद जो आपकी रियलिटी देखने का पूरा नज़रिया बदल दें। और आप में से बहुत लोग जो ये सोच रहे होंगे कि यार ये थ्योरी सुनने में, पढ़ने में ठीक लगती है यार, लेकिन इनका रियल लाइफ एप्लीकेशन तो कुछ होगा नहीं। तो भाई साहब मेरे मित्र, आप बहुत गहरे मिस्टेक के थ्रू गुजर रहे हैं। मैंने ऐसी थ्योरीज को जो कि हम इस वीडियो में भी डिस्कस करने वाले हैं रियल लाइफ एप्लीकेशंस में बदल दिया, जिससे आप जीत सकते हैं फाइनेंशियली, सोशली एंड मेंटली। तो वो सब मैंने अपनी मास्टर क्लास में दिया हुआ है। और सिर्फ आप पहले नहीं होंगे, आपसे पहले बहुत लोग ऑलरेडी इन थ्योरीज को लाइफ में अप्लाई करके जीत रहे हैं, आसपास आप देख सकते हैं। तो अभी जाइए मास्टर क्लास उठाइए, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले एक सरप्राइज गूगल फॉर्म भी है मास्टर क्लास के लिंक के जस्ट नीचे। कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, कुछ धमाकेदार होने वाला है, तो थोड़ा सा वक्त निकाल के उसको भी भर दीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। अपने आप को आईने में जाके एक सेकंड के लिए देखिए। आप शायद सक्सेस के पीछे भागते हैं, आपको डर लगता है रिजेक्शन से, आपको चाहिए अटेंशन, आप अट्रैक्ट होते हैं लोगों के प्रति, आपको लोगों के प्रति शायद जेलेसी आती हुई, अच्छी बात नहीं है, या एंगर आता होगा, आपको चाहिए कि लोग आपको एक्सेप्ट करें। और ये सब चीज़ें ना हम लोग सिर्फ पर्सनैलिटी बोल के खारिज नहीं कर सकते, या ये नहीं कर सकते हमारी पर्सनैलिटी, अगर मैं कहूँ ये पर्सनैलिटी है ही नहीं। व्हाट इफ ये जो हमारा बिहेवियर का सबसे बड़ा पार्ट है वो हमारे बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग की वजह से आ रहा है, जो प्रोग्राम मिलियंस ऑफ ईयर्स से चलता हुआ आ रहा है। अरे भैया मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले इंसान तो थे ही नहीं। आप सोचिए कि एक इंसान को आपने लिया 50,000 साल पहले, और उस इंसान को लेके आपने आज की दुनिया में प्लेस कर दिया, तो क्या वो स्मार्टफोन समझ पाएगा? तो क्या वो एआई समझ पाएगा? क्या वो मॉडर्न सोसाइटी को वैसे देख पाएगा जैसे हम देख पाते हैं? अरे स्मार्टफोन है आज की डेट पे तो गली गपचों में सबको पता है भैया, किसी को भी उठा के देख लो, एक सब्जी वाले से लेके मुकेश अंबानी तक को स्मार्टफोन के बारे में पता है, लेकिन भाई वो बंदा नहीं समझ पाएगा। ये चीज़ ना अपने आप में बहुत पेचीदी है।
बट वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ज़रूर समझ जाएंगे, भले ही स्मार्टफोन ना समझ पाए। फियर, कंपटीशन, स्टेटस, फ्रेंडशिप, प्यार, सर्वाइवल, क्योंकि ये चीज़ें ना सिविलाइजेशन से पहले एग्जिस्ट होती हुई आ रही हैं। यही है ये अनकंफर्टेबल आइडिया ऑफ एवोल्यूशन, कि आप सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं हैं, आप लेटेस्ट अपडेटेड समझ लीजिए एंड्रॉयड मॉडल है ऑफ अ सर्वाइवल स्टोरी, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले शुरू हो चुकी थी। आप बस उसके कंटिन्यूएशन का, अपडेट का पार्ट है। एक स्मार्टफोन के बारे में सोचो दोस्त, आप मिलियंस ऑफ लाइन्स ऑफ कोड्स जो स्मार्टफोन के पीछे चल रहे हैं, आप उसको शायद नहीं देख पाते। आप सिर्फ एक स्क्रीन देखते हैं, जैसे आप वीडियो, इसके पीछे क्या क्या चीज़ें, एल्गोरिथम, कोड्स क्या क्या चल रहे होंगे मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, लेकिन आप देख रहे हैं ये ऐप्स, ये एक्सपीरियंस। लेकिन उन सब के नीचे एक हिडन सिस्टम है जो कि उन सबको कंट्रोल कर रहा है। समझ लो दोस्त, इंसान भी उसी की तरह है। आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो एक स्क्रीन की तरह है, बट उस कॉन्शियस माइंड के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर्स की एवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग चल रही है। ये डिज़ायर कि मैं एक्सेप्ट हो जाऊँ, ये फियर कि मैं रिजेक्ट ना हो जाऊँ, ये इंस्टिंक्ट कि मैं खुद को प्रोटेक्ट करूँ, अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करूँ, ये जिज्ञासा, ये क्वेस्ट, ये सर्च स्टेटस के लिए, ये सब एवोल्यूशनरी थ्योरी को सपोर्ट करता है। तो भाई साहब, वेलकम टू आवर रैबिट होल सेशन स्क्रीन प्रेजेंटेशन। तो ये तो इन बाबा की शक्ल तो सब जानते होंगे, चार्ल्स डार्विन है ये। इनका आइडिया बड़ा सिंपल था, इन्होंने एवोल्यूशन थ्योरी दी और आइडिया बड़ा सिंपल था कि ऐसे ट्रेड्स जो कि मदद करते हैं सर्वाइवल में और रिप्रोडक्शन में, वो ज़्यादा चांसेस लेके चलते हैं कि वो आगे भी कंटिन्यू करेंगे। मिलियंस ऑफ ईयर से ये होता आ रहा है। ये जो छोटे छोटे चेंजेस हैं ना, वो बनाते हैं वो पेचीदापन, द कॉम्प्लेक्सिटी दैट वी सी टुडे। बट यहाँ पे फैसिनेटिंग पार्ट सिर्फ ये नहीं है कि फिजिकल एवोल्यूशन हुआ, वो है हमारा साइकोलॉजिकल एवोल्यूशन भी। जब भी एवोल्यूशन थ्योरी की बात होती है, बॉडी पार्ट्स लेके हम लोग बात करते हैं, कैसे एक जानवर दूसरे जानवर में बन गया, डायनासोर का एवोल्यूशन हुआ, एप्स का एवोल्यूशन हुआ। बट साइकोलॉजिकल एवोल्यूशन की कोई बात नहीं करता कि इंसानों को अप्रूवल क्यों चाहिए, हम लोग क्यों भीख मांगते हैं अप्रूवल की, हम लोग स्टेटस के लिए इतना केयर क्यों करते हैं, हम लोग ट्राइब्स क्यों बनाते हैं, हम लोग ग्रुप्स क्यों बनाते हैं, हम लोग पीयर प्रेशर क्यों क्रिएट करते हैं, हम लोग अपनी आइडेंटिटी क्यों प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स ना ये चीज़ समझ चुके थे कि अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको एक सोशल बटरफ्लाई बनना पड़ेगा और आपको एक्सेप्ट होना पड़ेगा। और अगर आप एक सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं हो रहे, रिजेक्ट हो रहे हैं, तो उसका मतलब हो सकता है मौत, सिंपल भाषा में। तो भाई, जब भी आपको कोई क्रिटिसाइज़ करे, आपके बिलीफ सिस्टम को क्रिटिसिज्म दे, नीचा दिखाए, आपका जो ब्रेन है वो ऐसे रिएक्ट करता है कि आप एक थ्रेट फेस कर रहे हैं। तभी होता है ना, कोई भी आपको क्रिटिसिज्म दे, अजीब सी फीलिंग आती है। मेरे साथ भी होता है, मुझे भी कोई क्रिटिसिज्म दे, मुझे भी लगेगा क्यों दे रहा है, किस लिए दे रहा है। इसलिए नहीं कि मेरी ज़िंदगी डेंजर में है या आपकी ज़िंदगी डेंजर में है, बट इसलिए क्योंकि इंसान ना इवॉल्व हुए हैं ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे सोशल रिजेक्शन बड़ा डेंजरस है। ये ना एक बहुत ही अनकंफर्टेबल ट्रुथ दिखाता है, विच इज़ हमारे बहुत सारे डिसीजंस ना उतने रैशनल होते नहीं जितने हम सोचते हैं। हम लोग को बड़ा मज़ा आता है ये बिलीव करने में और ये सोचने में कि भाई मैं तो हर चीज़ को बड़े उधेड़-बुन लगा के बड़े केयरफुली एनालाइज करता हूँ और उसके बाद ही उसके तहत लॉजिकल डिसीजन लेता हूँ। बट बहुत बार हमारे इंस्टिंक्ट्स पहले किक इन करके डिसाइड करते हैं और हमारा रैशनल माइंड जो है ना, एक बैकफुट पे खेलते हुए ऐसी एक्सप्लेनेशन बना लेता है जो बहुत बाद में आती है, जिसको बोलते हैं चिड़िया चुग गई खेत उसके बाद आ रहा है। एक बार दोस्त एवोल्यूशन को समझ लिया ना, तो आपका नज़रिया आपके प्रति ही बदल जाएगा। आप ये सवाल उठाना छोड़ देंगे कि मैं ऐसा क्यों हूँ, और ये सवाल उठाना शुरू कर देंगे कि मैंने अगर कोई बिहेवियर दिया तो इस बिहेवियर ने क्या पर्पस सर्व किया। क्या इसने मेरी ईगो प्रोटेक्ट करी, जो कि एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है? क्या इसने मेरा डिज़ायर फॉर अप्रूवल को एक्सेप्ट किया, जो कि एक सोशल सर्वाइवल मैकेनिज्म है? क्या ये मेरे फियर को जस्टिफाई कर रहा है, मेरे डर को जस्टिफाई कर रहा है, जो कि एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है? या फिर ये मेरे एम्बिशन को आगे बढ़ा रहा है, जो कि एक ड्राइव है जिसने इंसानों की हज़ारों साल से मदद करी है टू कॉम्पीट एंड टू इम्प्रूव? बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, एवोल्यूशन ने ना ये सब इंस्टिंक्ट ज़रूर बना दिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको इस इंस्टिंक्ट के द्वारा कंट्रोल होना ज़रूरी है। एक शेर जो होता है ना, लायन, वो इंस्टिंक्ट फॉलो करता है, बट इंसानों के पास कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, थोड़ा सा ये हमें मक्खन मिला है, विच इज़ अपनी प्रोग्रामिंग को ऑब्जर्व करने की कैपेबिलिटी। और यही शायद हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस है, एंड दैट इज़ नॉट डिस्ट्रॉइंग योर इंस्टिंक्ट, कि आपके अंदर इंस्टिंक्ट है कि भाई आज थोड़ा सा ज़रा वैसलीन की शीशी निकाल ली जाए, इनकॉग्निटो खोल लिया जाए, या आज प्यार कर लिया जाए, या आज पेला जाए जंक फूड में एकदम दबा के, या डोपामीन स्पाइक्स लिए जाए। नहीं नहीं नहीं, उसको डिस्ट्रॉय करके कुछ नहीं होगा, उनको समझना ज़रूरी हो, वही इंसान की इंटेलिजेंस है। क्योंकि आप ऐसी चीज़ कंट्रोल कर ही नहीं सकते जो आप समझते नहीं हैं। लेकिन
एवोल्यूशन थ्योरी सिर्फ कुछ सर्टेन इंस्टिंक्ट समझाते हैं इंसान के अंदर, जो कि समझ लीजिए हार्ड वायर्ड है हमारी बायोलॉजी में। हमें ये ज़रूर समझाते हैं कि हम स्टेटस के पीछे क्यों भागते हैं, हम कॉम्पीट क्यों करते हैं, हम कॉर्पोरेट कल्चर क्यों फॉलो करते हैं। बट उसके बाद एक और सवाल आता है, क्या होगा जब मिलियंस ऑफ इवॉल्व्ड ह्यूमंस एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे रोजमर्रा की जिंदगी में। जब आपके गोल्स क्लैश करेंगे किसी और के गोल के साथ, आप एक कंपनी खोलना चाह रहे हैं, बड़ा अच्छा स्टार्टअप आइडिया आया, किसी और ने भी वो स्टार्टअप आइडिया खोल रखा है। भाई मैं ये एग्जाम क्लियर करना चाहता हूँ, रैंक 1 लाना चाहता हूँ, या फिर टॉप मार्क्स लाना चाहता हूँ, वो भी उसी गोल के पीछे काम कर रहा है। जब हर इंसान जीतने की आड़ में लगा पड़ा है, क्या ऐसी चीज़ है जो डिसाइड करती है कि ये सक्सीड नहीं करेगा, लेकिन ये जो भाई ये मेरा वीडियो देख रहा है वो सक्सीड करेगा, मेरी दुआ है। कैसे काम करता है? इमेजिन करिए आप एक अपार्टमेंट शेयर करते हैं किसी के साथ, पीजी वगैरह में रहते हैं, दोस्त शेयर्ड अपार्टमेंट्स वगैरह, है ना। इमेजिन करो अपने दोस्त को, चिढ़ते तो होगे उससे। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है, आप दोनों डिसाइड करते हैं कि भाई एक दिन मैं संडे को क्लीन करूंगा और लेट से चल तू भाई वेडनेसडे को क्लीन कर लिया करियो, और सिंपल है, फेयर है, एक छोटी सी एग्रीमेंट बन गई, भले ही कोई डॉक्यूमेंट नहीं साइन हुआ। फिर एक दिन आप अपना संडे को काम करते हैं, पूरी सफाई वफाई करते हैं मेहनत से, ठीक है भाई, वेडनेसडे को दूसरे दोस्त की बारी है। वेडनेसडे को देखते हैं, आप घर आते हैं काम काज करके, कॉलेज से जहाँ से भी, देखते हो ये सिंक में अभी भी बर्तन पड़े हुए हैं। आप सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, शायद तबीयत खराब होगी, शायद इस बंदी का बुरा दिन होगा, आज मैं क्लीन कर लेता हूँ, अगले वेडनेसडे वो क्लीन कर ले। संडे को फिर आप क्लीन करते हैं, अपने हिस्से का काम करते हैं, अगले वेडनेसडे देखते हैं और डिशेज भैया वापस से, इस बार तो और ज़्यादा है, गंदगी के साथ ये पिज्जे के पूरे चिपके पड़ी है चीज़, तो हटेगी भी नहीं, चिपक गई है, बर्तन जले हुए, कौन से डिश वॉशर से हटाएंगे आप? अब तो भैया दिक्कत वाली बात है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आता है, ये जो घर है, ये बर्तन है, साफ इसलिए करता रहूं या करती रहूं कि मुझे पीस चाहिए कि भाई छोड़ो ना, कौन मुंह लगेगा, कौन झगड़ा करेगा, या फिर यू वांट टू स्टॉप बिकॉज आपको नहीं चाहिए कि आपका फायदा उठाया जाए कि भाई ये तो ये अच्छा गेम है, भाई अपना भी काम करूँ, अपने भी हिस्से का काम करूँ, इसके भी हिस्से का काम करूँ, ये तो बैठी गया है, बैठी गई। क्योंकि आपका जो डिसीजन है वो सिर्फ डिशेज रिलेटेड या बर्तन रिलेटेड नहीं है, अब वो बात आ गई इज्जत पे, बात आ गई है ट्रस्ट पे, बात आ गई है कोऑपरेशन पे। व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू क्रिएट, कि भाई मेरे को ऐसा रिलेशनशिप नहीं चाहिए, भाई तू दोस्त है लेकिन काम करना जरूरी है। अब ये जो छोटी सी सिचुएशन है ना, वो हर जगह दिखेगी, फ्रेंड्स में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में, पॉलिटिक्स में, इवन बिटवीन कंट्रीज। हर इंटरेक्शन यही सवाल पूछता है, क्या मैं कोऑपरेट करूं या मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूं, अपनी ईगो प्रोटेक्ट करूं या अपनी पीस ऑफ माइंड प्रोटेक्ट करूं। और यही है फाउंडेशन ऑफ गेम थ्योरी। अब ज़्यादातर लोग जब गेम थ्योरी सुनते हैं ना, उनको लगता है चेस, फुटबॉल, पोकर, जुआ खेलना गलत है। बट गेम थ्योरी में एक गेम का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे उस सिचुएशन का आउटकम डिपेंड करता है किसी और की चॉइस पे। आपकी सैलरी नेगोशिएशन, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप, आपका रिलेशन, एक ऐसी कंट्री जो दूसरी कंट्री पे अटैक करने वाली और डिसाइड कर रही है। हर इंसान कुछ ना कुछ रिएक्शन प्रिडिक्ट कर रहा है, एवरीवन इज प्लेइंग अ गेम। एंड इसका जो मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है वो है प्रिजनर्स डिलेमा। दो लोगों को एक चॉइस दी गई, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करो या फिर एक दूसरे को बिट्रे कर दो। यहाँ पे दिक्कत क्या है, सेल्फिश चॉइस दोनों को लगता है कि भाई बेनिफिशियल है, इंडिविजुअल लेवल में मेरे लिए भी बेनिफिशियल है, मेरे लिए भी बेनिफिशियल है। बट अगर हर कोई सेल्फिशनेस चूज करना शुरू कर देगा तो हर कोई हार भी तो जाएगा, ये भी तो देखो। और यही एक्सप्लेन करता है वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, कि कभी कभार जो चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी होती है वो शायद हर किसी के लिए बहुत अच्छी नहीं होती। और ये दिक्कत वाली बात है, अगर सब सेल्फिश बनने लग गए तो किसी के हित में काम होगा ही नहीं। भाई साहब, गेम थ्योरी जो है वो डेवलप हुई थी बाय थिंकर्स लाइक जॉन वॉन न्यूमैन, और बाद में गेम थ्योरी को फेमस किया जॉन नैश ने। ठीक है, एक मैथमेटिशियन थे, स्ट्रैटेजिस्ट थे। इनके ऊपर एक फिल्म भी बनी हुई है जिसमें रसल क्रॉ ने, उनका वो ग्लैडिएटर वाले जो भैया हैं, उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है। ब्यूटीफुल माइंड, बड़ी अच्छी खूबसूरत मूवी है इनके कहानी पे आधारित, तो वो ज़रूर आप देखें। उनको गेम थ्योरी कैसे इस्तेमाल होती है उसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। बट गेम थ्योरी ना इस बेसिकली एक ऐसी स्टडी होती है जो कि ये बताता है कि कैसे हम डिसीजन लेते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और हमारे डिसीजन कैसे डिपेंडेंट होते हैं ऑन व्हाट अदर पीपल चूज। सीधी सादी भाषा में आपको मैं ये बतलाऊं अगर, तो गेम थ्योरी ये सवाल हमसे पूछने पे हमको मजबूर कर देता है कि मैं क्या करूं जब मेरी सक्सेस डिपेंड होती है दूसरे के एक्शन पे। लेट्स से 11 लोगों की टीम है, रोनाल्डो आज तक वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया, शायद उसकी टीम उसको सपोर्ट नहीं करती, नहीं जीत पाया। इस बार फीफा वर्ल्ड कप में अर्लिंग हालैंड पूरी जद्दोजहद कर दी, लेकिन उसके टीममेट्स, तुमने देखा होगा जब उनका आखिरी मैच था नॉर्वे का, वो क्या कोशिश कर रहे थे कि भाई मैं गोल कर दूं, मैं भी हालैंड जितना फेम ले लूं।
तो उसमें टीम पीछे रह गई। तो हालैंड की सक्सेस वर्ल्ड कप जीतना, रोनाल्डो की सक्सेस वर्ल्ड कप जीतना, टीम। मेसी ने वर्ल्ड कप जीता, फाइनल तक पहुंचे, तो क्या कहावत निकली कि भाई मेसी की टीम भी उसको सपोर्ट करती है, तो यहाँ पे टीम आ गया ना। तो किसी और के एक्शन भी डिसाइड कर रहे हैं कि वो आगे कैसे बढ़ रहे हैं। और ये चीज़ ये समझाती है कि क्यों ह्यूमंस कोऑपरेट करते हैं, कॉम्पीट करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, एक दूसरे को धोखा देते हैं या अलायंसेस बिल्ड करते हैं सिचुएशंस लाइक बिजनेस, रिलेशनशिप, पॉलिटिक्स या वॉर। क्योंकि इंसान ना आइसोलेशन में नहीं एग्जिस्ट करता। ये याद रखो दोस्त, हर एक्शन एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन क्रिएट करता है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी आ गया यहाँ पे। और ये ना एक बहुत ही फैसिनेटिंग सवाल उठवाता है, विच इस तरीके से अगर चलें तो इंसान के लिए क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी। हमें हमेशा अच्छा बन के आना चाहिए, क्या हम हमेशा सेल्फिश बन के आए, क्या हमें सब पे ट्रस्ट होना चाहिए, या फिर हम किसी पे ट्रस्ट ना भी करें। और जब आप एक बार ये चीज़ समझ जाते हैं ना, तो आप नैश इक्विलिब्रियम अचीव कर लेते हैं लाइफ में। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे कोई भी प्लेयर, गेमिंग हो गया, आप और आपके ऑफिस में आपके कोलीग, कोई भी प्लेयर अपने आप को बदल ले तब भी वो उस गेम में अपर पॉइंट नहीं ले सकता है। और इसी गेम थ्योरी को मैंने अपनी मास्टर क्लास में बड़े अच्छे से वाइट बोर्ड स्टाइल में लेक्चर फॉर्मेट में समझाया हुआ है कि आप कैसे गेम थ्योरी को अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपने करियर में इस्तेमाल करके अपर एज लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो भाई साहब, असली माल मास्टर क्लास में उतर रहा है, अब वहाँ जाके लीजिए। फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वापस से बोलूँगा, ये सब जो हमने समझा ना, वो हमारा नज़रिया बदल देता है ह्यूमन बिहेवियर की तरफ। एक ऐसा इंसान जो कि हर वक्त सेल्फिश वे में एक्ट करता है, वो छोटी मोटी अपनी ज़िंदगी में बैटल जीत जाएगा, बट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय कर देगा। एक ऐसा इंसान जो कि हर वक्त लगेगा बहुत नाइस है, वो हमेशा शायद गुड गाय ऑलवेज गेट एक्सप्लॉइटेड, गुड गाय डाई फास्ट, है ना। लेकिन जो स्मार्टेस्ट अप्रोच होती है वो कहीं ना कहीं बीच में आती है, विच इज़ कोऑपरेट करना, विच इज़ बाउंड्रीज रखना, विच इज़ लोगों पे ट्रस्ट करना, बट पैटर्न्स पे अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। फॉरगिव करना, माफ़ कर देना बुरी बात नहीं है, बट ये भी नहीं कि आप माफ़ कर करके एक रिवॉर्ड दे रहे हैं बिट्रेयल का। क्योंकि अब बार बार किसी को माफ़ करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि भाई माफ़ कर दिया, चलो ठीक है भाई, हो गया, हमको तो मिल गया, मैंने कांड किया, माफ़ी मिल गई। क्योंकि ये लाइफ एक सिंगल गेम नहीं है। आप अचानक से एक ही बार में किसी से नहीं मिलते हैं और हो गया काम। आप लोगों से रिपीटेडली इंटरेक्ट करते हैं और आपकी जो रेपुटेशन है ना, वो इस गेम का बहुत महत्व हिस्सा, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाती है। तो जो इंसान हर वक्त हर इंटरेक्शन जीतने की कोशिश करता है, छोटी छोटी, मैं जीत गया, कोई कमेंट सेक्शन में मैंने उसको ऐसा बोलिया, मैं जीत गया, मैंने उसको डीएम में गाली गलौज कर दिया, मैं जीत गया, मैंने तो उसकी ले ली, जीत गया। तो छोटी छोटी चीज जीत रहे हैं दोस्त, लेकिन बड़ा गेम यू आर ऑलवेज लूजिंग, प्रोबेबिलिटी में ऑलवेज लूजिंग। क्योंकि लॉन्ग टर्म सक्सेस ना ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने से आती है जहां पे सबका फायदा हो रहा है, सबका विकास हो रहा है, सबका साथ सबका विकास। उत्तरी बट यहाँ पे ना एक और सवाल आता है, विच इज अगर इंसान कॉन्स्टेंटली गेम खेल रहा है तो कुछ बिहेवियर, बिलीव्स और आइडियाज क्यों इतने स्प्रेड आउट होते हैं सोसाइटीज में। कुछ आइडियाज समझ लीजिए भैया हजारों साल से चलते चले आ रहे हैं, कोई रोक ही नहीं है उनके ऊपर। कुछ आइडियाज अचानक से खत्म हो जाते हैं, कुछ आइडियाज करोड़ों लोगों को कंट्रोल करते हैं, कुछ आइडियाज एक भी इंसान को कंट्रोल नहीं कर पाता। क्योंकि इंसान सिर्फ कॉम्पीट अपने एक्शन से नहीं करता है, दे कॉम्पीट विद इंफॉर्मेशन, दे कॉम्पीट विद आइडियाज। गौर करने वाली बात। गेम थ्योरी ने हमें ये तो ज़रूर दिखा दिया कि इंसान कॉन्स्टेंटली डिसीजन मेकिंग क्यों करता है, बट यहाँ पे एक और बहुत बड़ा सवाल आता है, जो डिसीजंस की हम बात कर रहे हैं वो डिसीजंस आते कहाँ से हैं। हम लोग जिन चीज़ों पे बिलीव करते हैं उस पर बिलीव करते ही क्यों हैं। हम लोग कुछ चीज़ों को दूसरी चीज़ों से ज़्यादा वैल्यू देते हैं, वो वैल्यू हम देते ही क्यों हैं। बिलियंस ऑफ लोग कुछ चंद ट्रेडिशंस, आइडियोलॉजीज और लाइफस्टाइल फॉलो करते ही क्यों हैं। और इन सब सवालों का जवाब एक ही वर्ड है, विच इज़ कल्चर। अपनी पर्सनैलिटी के बारे में सोचिए, आपके कपड़े, आपके बिलीफ सिस्टम, आपके ओपिनियंस, आपका जो खुद का, हाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, खुद का जो डेफिनेशन ऑफ सक्सेस है वो आपने खुद कितना क्रिएट किया है, या फिर आसपास से सुन के जो लोगों ने बोला वो थोड़ा बहुत घूंट पी के शॉट लगा के एब्जॉर्ब कर लिया। एक बच्चा जो है ना वो कल्चर इन्वेंट नहीं करता, एक बच्चा उस कल्चर को कॉपी करता है। एक बच्चा अपने पेरेंट्स को कॉपी करता है, अपने फ्रेंड्स को कॉपी करता है, अपने हीरोज़ को, आइडल्स को कॉपी करता है, अपना इन्वायरमेंट को कॉपी करता है। धीरे 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 वो कॉपीड बिहेवियर उसकी आइडेंटिटी बन जाते हैं। आपको जरूर लगेगा, तुम जो देख रहे हो वीडियो, आपको बिल्कुल लगेगा कि भाई मैंने खुद से अपने बिलीफ चूज़ करे, भाई मेरे हाथ में मेरी फ्री विल है या। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके जो ज़्यादातर बिलीव्स हैं वो सिर्फ आइडियाज़ थे जो कि
सालों प्रति सालों सर्वाइव करते 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 आ गए आप तक। वो इतने सालों तक सर्वाइव कर गए कि वो आप तक भी पहुंच गए। शायद अब आप आने वाली जनरेशन को अपनी चीज़ों से इंस्पायर करें या आने वाली जनरेशन को अपने आइडिया दें। अब यहाँ पे आप इमेजिन करिए, आप दुनिया का सबसे महान एथलीट देखते हैं, आप देखते हैं उसको एडमायर करते हैं, आप उसके कपड़े कॉपी करते हैं। भैया विराट कोहली इंस्पायर्ड, विराट कोहली स्टाइल कॉपी, बियर्ड सब कुछ, हेयर स्टाइल भी, अब तो हेयर ज़्यादा बचे नहीं बट फिर भी हैबिट्स, उनका एटीट्यूड। बट शुरुआत में इंसान सिर्फ सरफेस लेवल पे कॉपी करता है। वो कॉपी करता है जो विजिबल है, जो दिखता है। आपको उसकी गहराइयों में जाके उनके सिस्टम्स पता ही नहीं है, उनकी सक्सेस के पीछे कि वो सक्सेसफुल कैसे बने। ये हर जगह होता है। एक बच्चा एक सक्सेसफुल इंसान को देखेगा, उसके बाद भाई लैम्बोर्गिनी है या फरारी है या रेंज रोवर है, लग्जरी गाड़ी, वो सोचता है शायद ये गाड़ी है जिस वजह से वो सक्सेसफुल है। बच्चा है, अभी यही सोचता है। उसको तो नहीं पता कि उसके पीछे क्या डिसिप्लिन जाता है, क्या प्रैक्टिस जाती है, क्या सैक्रिफाइसेस जाता है, उसके पीछे की थिंकिंग क्या जाती है, प्रोसीजर्स क्या जाते हैं, ऑपरेशंस क्या जाते हैं। ह्यूमंस ना नेचुरल इमिटेटर्स होते हैं, देखते हैं, कॉपी करते हैं। और इसी एबिलिटी ने हम लोगों को सर्वाइव करने में इतने साल मदद करी है। बुरी बात नहीं है। अब कल्चरल एवोल्यूशन ना दोस्त एक ऐसा आइडिया है जो कहता है कि कल्चरल चेंजेस जो होते हैं वो सिमिलर हैं टू एवोल्यूशन। तो जैसे एवोल्यूशन थ्योरी हमने पढ़ी थी, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, वैसे ही कल्चर भी बदलता रहता है। बट यहाँ पे जीन्स जो कि पास डाउन हो रही है एवोल्यूशन के थ्रू, आइडियाज पास डाउन होते हैं। एक बायोलॉजिकल ट्रेट सर्वाइव कर जाता है अगर वो उस ऑर्गेनिज्म की मदद कर रहा है सर्वाइव करने में। ऐसे कल्चरल आइडिया तब सर्वाइव करता है जब ह्यूमंस उसको कंटिन्यू करते जाए कॉपी करना। जैसे एक क्रिकेटर को देख के दूसरा क्रिकेटर कॉपी करने की कोशिश करता है, एक फुटबॉलर को देख के दूसरा फुटबॉलर, एक मिक्स मार्शल आर्ट को देख के दूसरा बंदा आ गया मिक्स मार्शल आर्ट करने में। कुछ आइडियाज ना डिसअपियर हो जाते हैं और कुछ आइडियाज सर्वाइव कर जाते हैं हजारों साल तक। रिलीजन, लैंग्वेजेस, पॉलिटिकल बिलीव्स, ट्रेडिशन, सोशल रूल्स, ये सब ना एग्जाम्पल है कल्चरल इन्फॉर्मेशन के जो कि compete कर रहे हैं सर्वाइवल के लिए। और यहाँ पे फैसिनेटिंग पार्ट पता है क्या है? कल्चर सिर्फ कॉपी नहीं होता क्योंकि वो ट्रू है। समटाइम्स वो कॉपी इसलिए होता है क्योंकि वो अट्रैक्टिव है, क्योंकि वो हमें आइडेंटिटी देता है, क्योंकि पावरफुल लोग उसको स्प्रेड करते हैं, क्योंकि उसके स्प्रेड होने के बाद अगर आप उसको कॉपी करें तो आपको सोसाइटी रिवॉर्ड देती है। इसी वजह से मार्केटिंग काम करती है। एक प्रोडक्ट को किसी के सामने रख दो जो कि लेट से किसी इन्फ्लुएंसर द्वारा एडमायर्ड है, तो सिर्फ लोग उस प्रोडक्ट को नहीं देखेंगे, उस प्रोडक्ट से अटैच्ड आइडेंटिटी को देखेंगे। तभी तो भैया लोग विमल ले रहे हैं, जुबान केसरी। पूरे देश को बेवकूफ़ बना दिया गया कि विमल खाना अच्छी चीज़ है, क्योंकि इतने बड़े बड़े एक्टर्स विमल जैसी गुटके को, टेक्निकली गुटका ही हो गया, अच्छी चीज़ तो है नहीं, उसको प्रमोट कर रहे हैं तो हमारे लिए भी अच्छा। करोड़ों जनता को आपने बेवकूफ़ बना दिया, लोग ले भी रहे। लोग सिर्फ ऑब्जेक्ट्स नहीं खरीद रहे, वो कहानियां भी खरीद रहे हैं, स्टोरी टेलिंग भी खरीद रहे हैं, ब्रांड भी खरीद रहे हैं। टेक अवे क्या है यहाँ पे कि आप कल्चरल एवोल्यूशन समझ के अपने आप को देखना शुरू कर देते हैं और बेहतर तरीके से, क्योंकि कल्चरल एवोल्यूशन को जो आप समझेंगे तो आपको फोर्स कर देता है ये सोचने पे कि भाई ये जो मैं सोच रहा हूँ इस प्रोडक्ट को देख के, लेट्स से कहीं गया कॉफी शॉप पे कोई प्रोडक्ट देख के उसको मेरे को लेने का दिल कर रहा है, क्या ये सही में मेरे थॉट्स हैं या फिर ये थॉट्स मैंने अपनी पीढ़ियों से, अपने एंसेस्टर्स से इनहेरिट करे। पता नहीं कॉफी उनको पीने का शौक था कि नहीं था, बट ये डिजायर क्यों आ रहा है? सोसाइटी ने आपको मेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम देती है, वो आपको सिखाती है सक्सेस का मतलब क्या है, ब्यूटी का मतलब क्या है, क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। बट द डेंजर इज नॉट हैविंग बिलीव्स, द डेंजर इज हैविंग बिलीव्स यू हैव नेवर एग्जामिन्ड, कभी उसके उधेड़बुन किया ही नहीं, पोस्टमार्टम किया ही नहीं अपने बिलीफ सिस्टम का। सोसाइटी में स्मार्टेस्ट लोग वो नहीं होते जो कि बिना कल्चर के जी रहे हैं, वो होते हैं जो कि अपने कल्चर के बाहर निकल के भी उसको ऑब्जर्व कर पाए कि मेरे कल्चर में हो क्या रहा है, और डिसाइड कर पाए ठीक है मेरे कल्चर में चीज़ें सही हैं वो रहनी चाहिए, ये चीज़ें गलत है उनको हटाना चाहिए। क्योंकि आइडियाज़ पावरफुल हैं, वो आइडियाज़ सिविलाइजेशन ज़रूर बना सकते हैं, आइडियाज़ मूवमेंट ज़रूर बना सकते हैं, मिलियंस ऑफ लोगों को इंस्पायर ज़रूर कर सकते हैं, बट वो ना लोगों को अपने अंदर ही अंदर इनविजिबल बाउंड्रीज में ट्रैप भी कर सकता, आपके लिए जाल की तरह बन गया भाई। यहाँ पे एक और सवाल उठता है जो कि और अनकंफर्टेबल और खौफनाक बन जाता है। अगर आइडियाज कंट्रोल करते हैं इंसान कैसे सोचता है, तो उन आइडियाज को कौन कंट्रोल करता है? कौन डिसाइड करता है कि इस तरीके के आइडियाज ही स्प्रेड करने चाहिए, इस तरीके के आइडियाज स्प्रेड नहीं करने चाहिए, इस पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप की तरफ हेट्रेड फैलाओ, इसके तरफ प्यार बांटो, या इसकी तरफ प्यार बांटो, इसकी तरफ हेट्रेड फैलाओ, ये आइडिया अच्छा है, ये नैरेटिव अच्छा नहीं है। कौन सी ऐसी स्टोरीज पॉपुलर बन जाती है, कौन से ऐसे आइडियाज पावर गेन कर देते हैं? क्योंकि थ्रू आउट हिस्ट्री जिन लोगों ने, जिन रूलर्स ने, जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने, जिन एक्टर्स ने, जिन क्रिकेटर्स ने, जिन लेट्स से म्यूजिशियंस ने नैरेटिव को कंट्रोल किया, उन्होंने सोसाइटी को कंट्रोल किया।
एंड यही चीज हमें अपनी नेक्स्ट थ्योरी की तरफ लेके चलता है। तो अभी तक कल्चरल एवोल्यूशन ने हमें ये दिखाया कि आइडियाज कैसे स्प्रेड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह, बायोलॉजिकल बीइंग्स की तरह। बट अब एक और सवाल यहाँ पे उठता है, सवाल पे सवाल, क्यों कुछ आइडियाज दूसरे आइडियाज से ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं, उसी समय कुछ आइडियाज पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं। कुछ बिलीफ सिस्टम एकदम नॉर्मल रहते हैं, बट कुछ बिलीफ सिस्टम लोगों को इतना इन्फ्लुएंस कर देते हैं, करोड़ों लोगों को, कि दुनिया पलट देते हैं। क्योंकि हर सोसाइटी के पीछे एक चीज एक्ट करती है, विच इज पावर। ज्यादातर लोग पावर को इस तरीके से इमेजिन करते हैं कि भाई एक राजा है जो अपने थ्रोन पे बैठा हुआ है, एक पॉलिटिशियन है जो डिसीजन ले रहा है, या फिर एक बिलियनर सारी रिसोर्सेज कंट्रोल कर रहा है। और हाँ, वो एक फॉर्म ऑफ पावर जरूर है, बट जो डीपेस्ट फॉर्म ऑफ पावर है ना, वो कुछ ज्यादा ही चुप्पी साध के बैठता है, जो आपको समझ में भी नहीं आएगा। व्हाट इफ मैं अगर आपसे कहूँ, पावर जो है सिर्फ ये नहीं होता कि कोई आपको बोल रहा ऊपर से ऑर्डर दे रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, बट पावर एक ऐसी चीज होती है जो शेप करता है कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में क्या कर रहे हैं, कैसे डिसीजन ले रहे हैं। फैशन के बारे में सोचिए, कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता एक पर्टिकुलर तरीके के कपड़े पहनने के लिए। कोई आपके सर पे बंदूक रख के ये नहीं बोलता कि भाई यही पहनना है, इसी तरीके से आपको अपीयर होना है। बट किसी तरह कुछ तरीके के कपड़े आपको पहनने में बड़ा मजा आता है, कुछ तरीके का लाइफस्टाइल बड़ा डिजायरेबल लगता है, कुछ तरीके के ओपिनियंस जो होते हैं एक्सेप्टेबल लगते हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है, वो कुछ तरीके का किसने डिसाइड किया, और क्यों मिलियंस ऑफ लोग उसके पीछे पागल होके आंख बंद करके भागते हैं। अब यहाँ पे इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन करिए एक मछली है पानी के अंदर। मछली पानी को नोटिस नहीं करती, पानी है लेकिन वो नोटिस नहीं करेगी, जैसे हम ऑक्सीजन या एयर नोटिस नहीं करते, क्योंकि उस मछली ने उसके अलावा किसी और चीज को एक्सपीरियंस ही नहीं किया। बट उस मछली के लिए वाटर इज जस्ट रियलिटी। इंसान सेम है, हम लोग एक इनविजिबल सिस्टम के अंदर रहते हैं, जिसमें सोसाइटल नॉर्म्स है, कल्चरल बिलीव्स है, एक्सपेक्टेशंस है, इंस्टीट्यूशंस है, आइडियाज़ हैं। और चूंकि हम उन सब के अंदर बड़े हुए हैं, हमें ज़्यादातर केसेस में वो नोटिस में नहीं आते। जो स्ट्रॉन्गेस्ट इन्फ्लुएंस होता है ना, इज़ नॉट ऑलवेज कि एक इंसान आके आपको ऑर्डर दे रहा है। समटाइम्स वो ना इन्वायरमेंट होता है जो आपकी चॉइसेस को शेप करता है बिफोर यू इवन मेक दम। मतलब चूज करने से पहले आपके चॉइसेस शेप हो रखे होंगे। इसके अंदर अगर हम और गहराई में घुसें तो इस आइडिया को समझाने में एक महान फ्रेंच फिलोसफर ने बड़ा योगदान दिया, जिनका नाम था मिशेल फूको। उनका जो आइडिया था वो बहुत ही अलग था ट्रेडिशनल व्यू ऑफ पावर से। ज़्यादातर लोग कैसे सोचते हैं, वो ऐसे सोचते हैं कि पावर ऊपर से नीचे आती है। सरकार है जो सिटीजन्स को कंट्रोल कर रही है, एक बॉस है जो अपने एम्प्लॉय को कंट्रोल कर रहा है, एक पावरफुल ग्रुप है जो कि एक वीकर ग्रुप को कंट्रोल कर रहा है। बट फुको ने आर्ग्यूमेंट दी कि ये सिर्फ एक पार्ट ऑफ पावर है। पावर और छोटे लेवल पे भी एग्जिस्ट करते हैं लोगों के बीच में, इंस्टीट्यूशंस के अंदर, इनसाइड एवरीडे हैबिट्स। सोचो भाई, पावर इन्फ्लुएंस करती है कि सोसाइटी क्या चीज कंसिडर करती है नॉर्मल, क्या चीज कंसिडर करती है बिलो नॉर्मल, क्या बिहेवियर रिवॉर्ड होना चाहिए, क्या बिहेवियर पनिश होना चाहिए, क्या आइडिया एक्सेप्टेड है, क्या आइडिया रिजेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक स्कूल आपको सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं सिखाता। एक स्कूल आपको ये सिखाता है भाई यूनिफॉर्मिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म पहनो, नाखून नहीं काटोगे पिटोगे, बिहेव कैसे करना है, कब बोलना ज़रूरी है, कब चुप हो जाना चाहिए, सक्सेस क्या होती है, कितनी बड़ी आपको एनुअल पैकेज मिलेगी तो आप सक्सेसफुल है, कौन सा कॉलेज सक्सेस आपका डिसाइड करेगा। वर्क प्लेस आपको सिर्फ पैसा नहीं देता, वो शेप करता है कि आप अपना वक्त कैसे बिता रहे हैं, आप अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे मेजर कर रहे हैं, आप अपनी अचीवमेंट डिफाइन कैसे कर रहे हैं। तो भाई पावर मोटा माटी हर जगह है, क्योंकि इंसान कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसी चीज को फुको ने, ये जो स्मॉल इंटरेक्शंस चल रहे हैं ना, इसको फोर्स रिलेशंस का, अलग अलग तरीके की फोर्सेस आपको अलग अलग डायरेक्शन में लेके जाती है। आपके पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस, आपके फ्रेंड्स के ओपिनियंस, आपका कल्चर, आपके एम्बिशन, आपके फियर, आपके डिजायर, ये सब आपके डिसीजन मेकिंग को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस और शेप करने में पार्ट लेते हैं। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आती है, पावर हमेशा नेगेटिव नहीं होती। पावर नॉलेज भी बनाती है, पावर सिस्टम भी बनाता है, पावर सोसाइटीज भी बनाता है। बट डेंजर तब आता है जब हम लोग सिस्टम जो हमें शेप कर रहा है उस पर सवाल उठाना ही बंद करते हैं। जो सिस्टम हमें बना रहा है, जो सिस्टम हमें कंट्रोल कर रहा है, हम उससे अकाउंटेबिलिटी मांगना ही बंद कर दे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर सवाल उठा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम सवाल उठा रहे हो, तुमको पनिश किया जाएगा। तो ये यहाँ पे पावर डेंजरस बन जाती है, जो किसी भी इंसान के हित में आगे जाते हैं। अभी आपको लग रहा होगा भाई मेरे हित में तो ये चीज़ काम कर रही है, जिस तरीके से रूलिंग चीज़ हम पे कंट्रोल कर रही है, लेकिन भाई कभी ना कभी वो वही वाली कहावत है ना, उंगली तो हाथ पकड़ लेते हैं, धीरे 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 तुम भी चपेटे में आओगे। तो खुश होने वाली बात नहीं है। यहाँ पे एक अनकंफर्टेबल सवाल उठता है, विच इज कितने चॉइसेस जो आप लेते हैं सही में आपके हैं? क्या डेफिनेशन जो ऑफ सक्सेस जो आप दे रहे हैं वो आपकी है? जो आइडिया ऑफ ब्यूटी है वो आपका है?
क्या पॉलिटिकल बिलीफ्स आपके हैं, आपके गोल्स आपके हैं, आपके फियर्स आपके हैं, वो आए कहाँ से है? और इसका मतलब ये नहीं सब कुछ फेक है, इसका मतलब ये है ह्यूमंस जो है इन्फ्लुएंस्ड क्रीचर्स है। कोई भी पूरी तरीके से सोसाइटी के बाहर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे पावर थ्योरी का मतलब ये नहीं है कि आप इन्फ्लुएंस से पूरी तरीके से एस्केप कर जाए, वो तो इम्पॉसिबल है। गोल है अवेयरनेस, गोल है पता रहना कि हाँ मैं इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ, क्योंकि आप ऐसे सिस्टम को के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते जिस सिस्टम को आप देख नहीं सकते। द मोस्ट पावरफुल पर्सन इज नॉट समवन हु कंट्रोल्स एवरीवन एल्स। जो आपको लग रहा है कि सबको कंट्रोल कर रहा है, वो इंसान है जो कि उन फोर्सेस को समझ जाता है जो कि उनको कंट्रोल कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। बट यहाँ पे इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है कि ये आइडियाज जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं ये फैलते कैसे हैं? सोसाइटीज मिलियंस ऑफ लोगों को कन्विंस कैसे कर देती है किसी एक स्पेसिफिक चीज पे बिलीव करने में? ये जो मूवमेंट्स होते हैं अलग अलग तरीके के, भले ही अच्छे पॉजिटिव मूवमेंट्स हो या रेडिकल मूवमेंट्स हो, वो बढ़ते कैसे? कुछ नैरेटिव्स डोमिनेट क्यों करते हैं? और ये सब समझने के लिए हमें इंसान की दुनिया का एक और सबसे पावरफुल हथियार और टूल समझना बहुत जरूरी है, जिसको बोलते हैं लैंग्वेज। क्योंकि लोगों के एक्शन कंट्रोल करने से पहले आपको उनके शब्द, लफ्ज और वर्ड्स कंट्रोल करने ज़रूरी हैं, जो कि वो यूज़ करते हैं टू अंडरस्टैंड रियलिटी। एक बार वो कंट्रोल कर लिया ना लोगों की लैंग्वेज और वो क्या आप बोल रहे हैं, दुनिया आपकी मुट्ठी में है भाई। तो हमें पावर थ्योरी ने कुछ बहुत ही अनकंफर्टेबल दिखाया। जो लोग सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं वो ना सिर्फ आपके एक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं, वो लोग शायद आपके आइडियाज़ को भी कंट्रोल कर रहे हैं। बट यहाँ पे एक और बहुत ही ज़्यादा गहरा गुजरा हुआ क्वेश्चन आता है, विच इज़ ये आइडियाज़ हमारे माइंड में एंटर करते कैसे हैं? और इसका सीधी सादी भाषा में आंसर है लैंग्वेज के थ्रू। बट इससे पहले आप ये कंट्रोल कर पाए कि लोग क्या करते हैं, आपको ये कंट्रोल और इन्फ्लुएंस करना ज़रूरी है कि वो दुनिया को किस नज़रिए से, किस चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए सोचिए, लास्ट टाइम जब भी आपको किसी ने इंसल्ट किया, शायद एक दो वर्ड्स ही यूज़ करे हो, कुछ भी हो सकता है, एक सेंटेंस हो सकता है, कमेंट हो सकता है, कमेंट सेक्शन में हो सकता है, फिजिकली आमने सामने हो सकता है, बट वो जो शब्द है ना, कटाक्ष वाले शब्द, उसने आपका पूरा मूड घंटों तक बदल दिया। क्यों? क्योंकि शब्द सिर्फ साउंड्स नहीं है, वो मीनिंग कैरी करते हैं, वो इमोशंस क्रिएट करते हैं, वो इमेजेस बनाते हैं हमारे माइंड के अंदर। अब इसको और गहराई से जाके सोचने की कोशिश करिए। अभी आपके पैदा होने से भी बहुत पहले आपके पास कोई लैंग्वेज नहीं थी, कोई कॉन्सेप्ट नहीं थे, कोई लेबल्स नहीं थे, कोई ऑप्शन नहीं थे। फिर धीरे धीरे सोसाइटी ने आपको शब्द देने शुरू करे। ये अच्छा है, बुरा है, सक्सेस है, फेलियर है, ब्यूटीफुल है, गंदा है, ये नॉर्मल है, ये अजीब है। और वो शब्दों ने आपकी रियलिटी धीरे धीरे शेप करनी शुरू कर दी। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए इमेजिन करिए, एक इंसान को आप एक नक्शा दे रहे हैं, मैप। वो मैप जो है ना, वो टेरिटरी नहीं मार्क करता, बट वो ये जरूर बदल देता है कि आप उसको किस तरीके से नेविगेट कर सकते हैं। जो वो मैप, जो भी एरिया दिखाने की कोशिश कर रहा है, लैंग्वेज उसी तरीके से एग्जिस्ट करता है। रियलिटी एग्जिस्ट जरूर करती है एक नक्शे की तरह, बट वो जो लैंग्वेज होती है ना, वो उस मैप को समझने का एक तरीका होता है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। लेट्स से दो लोग सेम इवेंट एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक ही इवेंट, दो लोग। एक इंसान बोलता है ये तो फेलियर है भाई, ये तो नहीं काम करेगा। दूसरा इंसान बोलता है ये तो एक लेसन है। यही सिचुएशन होती है, सिचुएशन इसी तरीके से काम करती है। तो यहाँ पे सिचुएशन सेम है, बट जो शब्द हैं, एक बोल रहे हैं फेलियर, एक बोल रहे हैं लेसन, दोनों अलग अलग रियलिटीज क्रिएट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि लेट्स से एक इंसान, दो लोग हैं, उन्होंने सेम बिजनेस शुरू किया। एक उस बिजनेस को फेलियर बोल के तो काम नहीं करता, छोड़ देता है, और दूसरा इंसान उस पर लगा रहता है कि इससे क्या सीख सकते हैं। तो 10 साल डाउन द लाइन एक इंसान अभी भी नौकरी कर रहा होगा, दूसरा इंसान शायद 50 करोड़ का मालिक बन के बैठा हुआ, उसने अपनी जिंदगी में आने वाली पुष्टि सुधार ली। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें इसके पीछे की फिलॉसफी समझनी पड़ेगी। अब फिलॉसफी में इसको लिंग्विस्टिक्स के अंडर पढ़ा जाता है। और लिंग्विस्टिक जो होती है ना, वो ये समझती है कि लैंग्वेज काम कैसे करती है और वो बदलती कैसी है, लोगों को कैसे बदलती है, सिचुएशंस कैसे बदलती है, वो अपने आप पे कैसे बदलती जाती है। तो यहाँ पे कुछ थिंकर्स आए, जैसे नॉम चॉम्स्की करके, यहाँ पे आप उनका चेहरा खूबसूरत सा देख पा रहे होंगे। उन्होंने ये दिखाया कि इंसानों के पास एक यूनिक एबिलिटी होती है क्रिएट करने की और समझने की कॉम्प्लेक्स और पेचीदा लैंग्वेज। एक बच्चा सिर्फ मेमोराइज नहीं करता जो भी आप उसको सेंटेंस फेंक रहे हैं, वो किसी तरह कोशिश करता है उसके पीछे के पैटर्न्स को समझने की और उन पैटर्न्स से रिलेटेड नए सेंटेंसेस बनाने की, जो कि उन्होंने कभी नहीं सोचे थे, बट उन वर्ड्स की वजह से वो बना पा रहे हैं। लैंग्वेज सिर्फ ग्रामर से रिलेटेड नहीं है, वर्ब, ग्रामर, एडजेक्टिव, नहीं,
वो परसेप्शन से रिलेटेड ज़्यादा है। जो शब्द एक सोसाइटी इन्फ्लुएंस करती है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट पीपल नोटिस, व्हाट पीपल डिस्कस, एंड लोग किस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा रखते हैं, इसी वजह से लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाती है पावर से, क्योंकि सोसाइटी आ गया ना यहाँ पे। क्योंकि लैंग्वेज को कंट्रोल करना इन्फ्लुएंस कर सकता है लोग कैसे सोचते हैं। अगर आप कंट्रोल कर सकते हो उन शब्दों को जो कि किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने में मदद कर रहा है, तो आप लोगों को उसके ऊपर इमोशनली रिएक्ट करवाने पे भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो। एक इंसान को आप बोल सकते क्रांतिकारी है, एक हीरो है, क्रिमिनल है, या फिर एक अगेन फ्रीडम फाइटर है, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा है। इवेंट सेम हो सकता है बट लैंग्वेज उसके अराउंड परसेप्शन बदल सकती है। इसी वजह से बहुत सारी सोसाइटी जो है वर्ड्स को लेकर डिबेट करती है, क्योंकि वर्ड्स न्यूट्रल नहीं है। वर्ड्स हिस्ट्री कैरी करते हैं, इमोशंस कैरी करते हैं, पावर कैरी करते हैं, इस वजह से वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे बड़ा लेसन क्या होता है? जो भी शब्द आप उपयोग कर रहे हैं उनको सोच समझ के उपयोग करिए, क्योंकि जो शब्द हैं वो आपके थॉट शेप करते हैं। अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को बोलते रहेंगे मैं एक फेलियर हूँ, मैं एक फेलियर हूँ, मैं एक फेलियर हूँ, तो आपका जो दिमाग है आपकी आइडेंटिटी उसी आइडिया के अराउंड बनाने लग जाएगा। ये मैं आपको कोई पॉजिटिव एफर्मेशन की टेक्स्ट बुक या गाइड नहीं दे रहा, मैं आपको बता रहा हूँ लैंग्वेज मेंटल मैनिपुलेशन कैसे करता है। बट अगर आप कहेंगे कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि अपने फेलियर से भी सीख के आगे बढ़ता है, आप उसी एक्सपीरियंस से एक अलग रिलेशनशिप बना लेंगे। तो अब आप फेलियर से डरेंगे नहीं। लोग फेल करके क्यों भागने लग जाते हैं, घबराते, क्योंकि उनको लगता है यार फिर आएगा तो वो वापस फीलिंग आएगी, मैं फिर घबराऊंगा, फिर मैं रातों रात पड़ा रहूंगा, मैं फिर ऐसी सिचुएशन के थ्रू गुजरूंगा। लेकिन अगर आपने बोला इस फेलियर से मेरे को कुछ सीखने को मिला, आप बोलेंगे फेलियर के गुट्टी पकड़ के आ भाई सिखा मेरे को नेक्स्ट क्या लेसन सिखाएगा, तो फेलियर आपके पास कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि आप हर चीज़ को, हर फेलियर को सक्सेस की तरह ट्रीट कर रहे हैं। लैंग्वेज सिर्फ रियलिटी नहीं डिस्क्राइब करती, वो आपके एक्सपीरियंस की रियलिटी को बनाती है, बुनती है, कंस्ट्रक्ट करती है। बट इसमें एक और गहरा सवाल आता है, अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी लैंग्वेज पर डिपेंड करती है, तो कितनी रियलिटी है जो हम अपने आसपास असल में देख पा रहे हैं, कितनी रियलिटी है जो वर्ड्स के द्वारा बनी हुई है। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरी आ जाती है कि भाई लैंग्वेज तो कुछ और ही बड़ा और खतरनाक बनाता है, विच इज़ मोर देन इंडिविजुअल थॉट्स, वो सिस्टम बनाता है। अब लैंग्वेज से आप इंडिविजुअल थॉट सेंटेंसेस पे नहीं रहेगा, आप सिस्टम पे आ रहे हैं। जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं वो हमारे बिलीफ शेप करता है, हमारे बिलीफ हमारे एक्शन शेप करते हैं, और हमारे एक्शन जब रिपीट होते हैं अलग अलग सैकड़ों लाखों करोड़ों लोगों में, सोसाइटीज़ में, इकोनॉमीज़ में, कल्चर्स में एंड इंस्टीट्यूशंस में, तो अगला सवाल यहाँ पे ये उठना शुरू हो जाता है, जो कि बहुत ही पेचीदा सवाल है, क्या हम सही में किसी चीज़ को समझ सकते हैं उसके एक छोटे से पार्ट को देख के? लेट्स से यूनिवर्स है, यूनिवर्स में ऊपर देख रहे हैं, आपने एक उंगली के दायरे जितने बड़े यूनिवर्स के पार्ट को ले लिया और उसमें पूरे यूनिवर्स को समझने की कोशिश करें, क्या समझ पाएंगे? या फिर सारी चीज़ें दुनिया में जो हो रही हैं वो एक बड़े मैप या एक बड़े सिस्टम से कनेक्टेड है? क्योंकि कभी कभार सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस दुनिया में होती है वो एक इंसान द्वारा नहीं क्रिएट की जाती, एक इवेंट द्वारा या एक डिसीजन द्वारा नहीं क्रिएट की जाती हैं। these things or experiences or situations are caused by entire systems working together। एक well lubricated, well oiled मशीन की तरह काम करते हैं, एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। ज़्यादातर लोग ना दुनिया को टुकड़ों में तोड़ के देखने की कोशिश करते हैं। एक बिजनेस अगर गिर गया तो वो सीईओ पे ब्लेम कर देंगे, एक सोसाइटी में अगर प्रॉब्लम्स हैं तो वो एक ग्रुप पे ब्लेम करेंगे, अगर एक पर्सन स्ट्रगल कर रहा है, मच्छर आ गया, मच्छर आना पड़ेगा, सामने से घुस जाएगा, अगर एक इंसान स्ट्रगल कर रहा है तो उसकी एक हैबिट पे उसको ब्लेम करना शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ पे आती है सिस्टम थ्योरी। सिस्टम थ्योरी ना एक बड़ा ही अलग और गंभीर सवाल पूछती है कि व्हाट इफ ये जो हम प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं वो एक इंडिविजुअल पार्ट की वजह से नहीं है, बट इंटायर सिस्टम है जो उस पार्ट के अराउंड एग्जिस्ट कर रहा है। अपने इस चीज़ को समझने के लिए अपने बॉडी का एग्जांपल लीजिए। आपका सिर्फ हार्ट, दिल जो है आपको जिंदा नहीं रख सकता, आपका ब्रेन आपको सिर्फ जिंदा नहीं रख सकता, आपके फेफड़े, लंग्स सिर्फ आपको जिंदा नहीं रख सकते। लेकिन जब वो एक साथ आके एक मैकेनिज्म में, एक मशीन के एक सिस्टम में काम करते हैं तो वो कुछ बहुत ही बड़ा बनाते हैं, एक जीता जागता सिस्टम। ये चीज़ हर जगह अप्लाई करती है, कंपनी में, एक सोसाइटी में, एक सिविलाइजेशन में। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि ये सिर्फ कलेक्शन नहीं है अलग अलग टुकड़ों के, ये सिस्टम है जहाँ पे एक पार्ट हर दूसरे पार्ट को इफेक्ट करता है, बिना एक पार्ट के दूसरा पार्ट सर्वाइव नहीं कर सकता। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक कंपनी इमेजिन करिए। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि एक कंपनी सिर्फ एम्प्लॉयज़ है, एक कंपनी एक्चुअली एक सिस्टम है। एम्प्लॉयज़, टेक्नोलॉजी, पैसा, कस्टमर्स, प्रोसेसेस, कल्चर,
इंफॉर्मेशन, CEO, CFO, CMO, प्रेसिडेंट, 10 तरीके की चीज़ें। और ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है। अगर सेल्स नीचे जा रही है तो प्रॉब्लम शायद सिर्फ सेल्स पर्सन में नहीं है, शायद प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ है, शायद मार्केटिंग वीक है, शायद कस्टमर्स की नीड चेंज हो गई है लेकिन मार्केटिंग पुरानी चल रही है, शायद इंटरनल सिस्टम ब्रोकन है, शायद कम्युनिकेशन ब्रोकन है टीम्स के बीच में। एक सिस्टम हमें सिखाता है कि सिर्फ सिम्टम को मत देखो, पूरे तरीके से स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करो जो सिम्टम क्रिएट कर रहा है, रूट कॉज पे जाने की कोशिश करो। यहाँ पे भाई साहब आपकी सिस्टम्स थ्योरी आ जाती है। वापस हम स्क्रीन की तरफ आ गए। सिस्टम थ्योरी ना किसी भी चीज़ पे जो कि आपको लग रहा है छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड है लेकिन उसके पीछे एक पूरा मैकेनिज्म चल रहा है, उसको एक्सप्लेन करती है। एक सिस्टम में ना यूजुअली ये चीज़ होती है, एक इनपुट होता है, एक प्रोसेस होता है, उससे एक आउटपुट आता है और फिर फीडबैक आता है, उससे हम वापस चीज़ें रिपीट करते हैं। ये बिजनेस में भी होता है। जैसे बिजनेस में आपने प्रोडक्ट बनाया जल्दी से, यानी पूरे 2 साल निकाल लिए प्रोडक्ट बनाने में, उसको बोलते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। आपने जल्दी से 2-3 महीने में प्रोडक्ट बनाया, मार्केट में लॉन्च किया, रिव्यूज़ लिए, फीडबैक लिए, जो चीज़ इंप्रूव करनी है वापस से एक और नया बैच बनाया, करते 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 1 साल में आप ज़्यादा आउटकम और ज़्यादा डेटा पॉइंट्स के साथ बैठे होंगे, रैदर जब आपके हाथ में कुछ नहीं था कि 1 साल तो मैं तो परफेक्ट लॉन्च करूँगा और कभी वो लॉन्च हुआ ही नहीं। तो दैट इज़ हाउ यू डू इट। इसका एग्जाम्पल लेने के लिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लें। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इनपुट लेता है, जैसे उसका इनपुट क्या होता है, फूड, ऑक्सीजन, इंफॉर्मेशन, उसको प्रोसेस करता है, अलग अलग तरीके के आउटपुट बनाता है, विच इज़ एनर्जी, मूवमेंट, बिहेवियर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, वो है फीडबैक। और सिस्टम ना कॉन्स्टेंटली लर्निंग और एडजस्टिंग फेज में चलते रहते हैं। नेगेटिव फीडबैक लूप आइडेंटिफाई करता है क्या प्रॉब्लम है। जैसे आपका बॉडी टेम्परेचर अचानक से राइज हुआ, आपकी बॉडी रिएक्ट करती है और अपने उसको कूल करने की कोशिश करती है। लेट्स से एक और एग्जांपल लेते हैं। कंपनी को एक बुरा कस्टमर रिव्यू मिलता है जो कि गाली दे रहा है बहुत ज़्यादा। वो कंपनी क्या करेगी, प्रोडक्ट में चेंजेस करने के, बदलाव लाने की कोशिश करेगी। और अगर एक पॉजिटिव फीडबैक लूप आता है कि भाई पॉजिटिव रिव्यू मिलता है, तो कंपनी बोलेगी यार ये चल रहा है इसको और करो, ये कंटेंट में होता है, ये चल रहा है इसको और करो। सक्सेसफुल प्रोडक्ट ज़्यादा कस्टमर लेके आता है और ज़्यादा कस्टमर मतलब ज़्यादा ग्रोथ होती है। जैसे मुझसे लोग पूछते चल मैं वही वैसे वीडियो क्यों नहीं बनाते, भाई वैसे वीडियो पे नहीं आ रही थी इंगेजमेंट, मेरे गले की वाट लग चुकी है, तो मैं अपने गले को अगर एक एसेट की तरह ट्रीट कर रहा हूँ तो वो एसेट मैं ऐसी जगह पे लगाऊंगा ना जहाँ पे मेरे को ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, ज़्यादा लोग मिल रहे हैं। तो मैं वैसे वीडियोस भी बना रहा हूँ जो आपको पसंद है, ऐसे वीडियोस भी बना रहा हूँ जो बाकी लोगों को पसंद आएंगे। तो भाई साहब एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट ज़्यादा कस्टमर लेके जाता है हमेशा, और ज़्यादा आप ग्रोथ लाएंगे तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगी। तभी छोटे छोटे चेंजेस ना बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंसेस, मैसिव कॉन्सिक्वेंसेस बना सकते हैं, क्योंकि हर सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ से हमारे टेक अवेज क्या है भाई, सिस्टम थिंकिंग जो है ना वो बदल देती है हम कैसे दुनिया को देखते हैं। तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि इस चीज़ के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, आप दूसरे सवाल उठाना शुरू कर देते हैं, किस सिस्टम ने ये आउटकम बनाया। इंसान के जो हैबिट्स होते हैं ना वो एक सिस्टम होते हैं, उनका इन्वायरमेंट, उनके दोस्त, उनके बिलीफ, उनका रूटीन, सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। एक सोसाइटी सिस्टम है, उसका एजुकेशन, उसका कल्चर, उसकी इकोनॉमी, उसकी पॉलिटिक्स, उसकी टेक्नोलॉजी, हर एक दूसरी चीज़ को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और एक उसमें से एक भी पार्ट गिरा, करप्ट हुआ या टूटा तो सब खत्म। लेट से किसी कंट्री की इकोनॉमी खराब है या हेल्थ केयर खराब है, पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। तुम्हारे सब कुछ सही है, हैबिट सही है, तुम पढ़ाई अच्छे करते हो, लेकिन तुम्हारा फ्रेंड सर्कल खराब है तो सब कुछ खराब हो जाएगा। और इसी चीज़ में जो स्मार्टेस्ट लोग होते हैं इस दुनिया में, वो दे आर नॉट ओनली गुड एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, हाँ भाई, वो लोग ना ये समझने की कोशिश करते हो प्रॉब्लम वहाँ पे आ क्यों रही है। क्योंकि अगर आप एक सिस्टम के एक छोटे से ब्रोकन पार्ट को फिक्स करके सोच रहे हैं कि भाई हो गया काम, अब ये सिस्टम ठीक से काम करेगा, तो ज़्यादातर केसेस में ना प्रॉब्लम वापस से आ जाती है। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि एंटायर स्ट्रक्चर काम कैसे करता है, उसमें सिस्टम काम कैसे करते हैं। हर सिस्टम में ना एक चीज़ कॉमन होती है, वो कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ एक्सचेंज कर रहे होते हैं। आपकी बॉडी जो है सिग्नल एक्सचेंज करती है, आपके कंपनी जो है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करती है, आपके सोसाइटी आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं, आपका कंप्यूटर जो है डेटा एक्सचेंज करता है। और ये ना एक और बहुत तगड़ा सवाल उठाता है, जो चीज़ें फ्लो कर रही हैं इन सिस्टम के थ्रू, उन चीज़ों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में क्या चीज़ पॉसिबल बना रही है, ऐसे कौन सी पार्ट ऑफ रियलिटी है जो इन सब चीज़ों को पॉसिबल बना रही है। और उसका एक ही शब्द में आंसर है इंफॉर्मेशन। इमेजिन करिए आप किसी को एक वॉइस नोट भेजते हैं, आप अपनी तरफ से बहुत क्लैरिटी से बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं, बट दूसरी तरफ से सुनने में कुछ ग्लिचेस आ रहे हैं, कुछ कट्स आ रहे हैं, बैकग्राउंड में शायद आवाज़ आ रही है, डिस्टॉर्शन हो रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम बड़ी सिंपल हो गई है, करेक्ट मैसेज कैसे भेज सकते हैं इम्परफेक्ट चैनल के थ्रू। चाहे आप कितनी कोशिश कर लें, कितना खूबसूरती से मैसेज बना लें, लेकिन भेजने का माध्यम और मीडियम ही अगर खराब है, गलत नहीं कह सकते, खराब है, तो कैसे पहुंचेगा। ये था क्वेश्चन जो कि इंफॉर्मेशन थ्योरी ने उठाया।
और एक बार आप इसको समझ गए ना, आप कुछ बहुत ही क्रेजी डिस्कवर करते हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड सिर्फ इंफॉर्मेशन है जो कि नॉइज सर्वाइव करने की कोशिश कर रही है। आपकी आवाज़ जो किसी के कानों तक पहुंच रही है, एक व्हाट्सएप मैसेज जो कि किसी और के फ़ोन में जाने की कोशिश कर रहा है, यूट्यूब वीडियो जो कि आपकी स्क्रीन की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, जो भी हो रहा है, एक डीएनए जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने की कोशिश कर रहा है, इवन योर थॉट्स जो कि समझ लीजिए, कहने में बहुत सूडो साइंटिफिक लगेगा, जो कि थॉट्स जो कि ट्रैवल हो रहे हैं आपके ब्रेन से into another person's mind through language, through इशारों में प्यार हो गया। सब कुछ कम्युनिकेशन है दोस्त, सब कुछ सिग्नल है, सब कुछ इंफॉर्मेशन है। कहाँ तक भागोगे? अब यहाँ पे थोड़ा और गहराई में अगर घुसें तो आपको पता चलेगा इन्फॉर्मेशन थ्योरी जो थी वो डेवलप हुई थी क्लॉड शैनन करके एक इंसान है उसके द्वारा। और उनका जो मेन प्रॉब्लम था वो था कि हम लोग कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं रिलायबली, भरोसा रख के, थ्रू एन अनरिलायबल चैनल। कि हम अगर अपना मैसेज किसी भी तरीके से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो जिस माध्यम से, जिस मीडियम से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वो रिलायबल है भी, कि कोई चैनल परफेक्ट नहीं है। हवा जो है आपकी वॉइस डिस्टॉर्ट कर देती है, इंटरनेट सिग्नल करप्ट हो जाता है, हार्ड ड्राइव जो है बिट्स खो जाते हैं उसके अंदर, डीएनए में कॉपिंग एरर आ जाते हैं जिसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती है, भाई म्यूटेशन हो जाता है। इवन ह्यूमन कम्युनिकेशन गेट्स मिसअंडरस्टूड, जो कि होता है आज के डेट। तो शैनन ने एक बड़ा जीनियस आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम लोग ना चैनल को परफेक्ट बना देते हैं। उनका जो जीनियस था, जिसको जीनियस बोलते हैं कोई भी काम करने में, कि व्हाट इफ वी एक्सेप्ट द नॉइस और फिर उस नॉइस के अराउंड बेटर सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं। और इसी वजह से जो टेक्नोलॉजी है, इनकोडिंग की, डिकोडिंग की, रिडंडेंसी की, कंप्रेशन की, एरर करेक्शन की, आप जाके गूगल सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे हम बताने बैठे तो 2 घंटे निकल जाएंगे, हम नहीं चाहते। उन सबको अगर आप देखें तो ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन बड़ी ही फ्रेजाइल, बड़ी ही कमजोर नाजुक चीज है। और इसी वजह से इन्फॉर्मेशन थ्योरी हर चीज के पीछे, आप एआई ले ले, इंटरनेट ले ले, कंप्यूटर ले ले, टेलीकॉम इंडस्ट्री ले ले, डेटा स्टोरेज ले ले, क्रिप्टोग्राफी ले ले, न्यूरल नेटवर्क ले ले, इवन बायोलॉजी, क्योंकि हमारा डीएनए क्या इन्फॉर्मेशन है। आपकी बॉडी लिटरली कोड्स के ऊपर, बायोलॉजिकल कोड्स पे रन हो रही है। यहाँ पे जो इसका फिलोसफिकल पार्ट है वो ये है कि भाई इंफॉर्मेशन हर जगह है, बट रियलिटी जो है इज नॉट जस्ट मेड अप ऑफ मैटर। रियलिटी पैटर्न्स के थ्रू बनी हुई है। आपकी बॉडी मैटर है, बट जो आपको आप बनाता है, व्हाट मेक्स यू यू, वो सिर्फ एटम्स नहीं है, वो अरेंजमेंट है, वो एक इंफॉर्मेशन है, वो पैटर्न है। क्योंकि आपके बॉडी में जो एटम्स है वो बदलते रहते हैं, रोजमर्रा बदलते रहते हैं। वो जो पैटर्न है वो कंटिन्यू करता रहेगा। आपकी मेमोरी इन्फॉर्मेशन है, आपकी पर्सनैलिटी इन्फॉर्मेशन है, आपका जो कल्चर जो आप फॉलो करते हैं वो इन्फॉर्मेशन है, आपकी आइडेंटिटी जो आपने बना रखी है वो इन्फॉर्मेशन है। बट यहाँ पे कड़वा सत्य और सच ये है कि जो भी इन्फॉर्मेशन कंट्रोल करता है वो रियलिटी कंट्रोल करता है। और अगर आपने एक बार उस इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल कर लिया जो लोग रिसीव कर रहे हैं, तो फिर आप कंट्रोल कर सकते हैं कि किस चीज़ पे वो बिलीव कर रहे हैं। और एक बार आपने कंट्रोल कर लिया वो किस चीज़ पे बिलीव कर रहे हैं, तो आप कंट्रोल कर सकते हैं वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। इसी वजह से मीडिया जो है मैटर करती है। न्यूज़, आपके सोशल मीडिया न्यूज़, सोशल मीडिया के ऊपर टीवी न्यूज़, एजुकेशन मैटर करती है, एल्गोरिथम मैटर करती है, लैंग्वेज मैटर करती है, जो नैरेटिव्स आपके अराउंड स्प्रेड हो रहे हैं वो मैटर करते हैं। क्योंकि इंसान फिजिकल वर्ल्ड में नहीं रहता, हम लोग इन्फॉर्मेटिव और इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अंदर घुस घुस के कुट के भरे हुए। तो भाई साहब यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन थ्योरी ने दिखाया कि सब कुछ इन्फॉर्मेशन है, आपका डीएनए, आपकी मेमोरीज, आपके थॉट्स। बट यहाँ पे अभी भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो कि आती है कि ये इन्फॉर्मेशन एक्सपीरियंस कैसे बनती है। अगर हम डेटा की बात करें, डेटा को हम समझने के लिए वो एक्सपीरियंस कैसे लाते हैं, क्यों जब हम सिग्नल को प्रोसेस करते हैं वो एक फीलिंग क्रिएट करता है, वो बीइंग अलाइव। व्हाई इज देयर अ यू एक्सपीरियंस रियलिटी, तुम ही क्यों हो जो रियलिटी एक्सपीरियंस करो, हम उसको तुम ही, आप ही, यू ही क्यों बोलते हैं। यही थॉट, यही आइडिया हमें एक और बहुत ही फाइनल गहरे सवाल पे ले जाता है, विच इज व्हाट इज कॉन्शियसनेस। इन्फॉर्मेशन थ्योरी ने हमें ये दिखाया कि हमारे आसपास जितनी चीज़ें उसको हम इन्फॉर्मेशन के माध्यम से समझ सकते हैं, आपका डीएनए, आपकी मेमोरीज, आपके थॉट्स। बट यहाँ पे एक और बहुत बड़ा रहस्य और मिस्ट्री आती है, विच इज इन्फॉर्मेशन बदलता कैसे एक्सपीरियंस में। जैसे कंप्यूटर में इन्फॉर्मेशन बदल के आपको एक एक्सपीरियंस दिखता है विच इज़ लाइक विजुअल फॉर्म या कान में गाने बजना, वैसे ही कोई भी इन्फॉर्मेशन एक्सपीरियंस में बदलती कैसे। वाई डज प्रोसेसिंग सिग्नल्स क्रिएट अ फीलिंग ऑफ बीइंग अलाइव, हम जिंदा क्यों फील करते हैं इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर। हमारा जो यू है, जो मैं बोलता हूँ मैं, आई, रियलिटी, वो एक्सपीरियंस किस तरीके से कर रहा है,
तो इसको समझने के लिए आपको ये चीज़ समझनी होगी कि अभी इसी वक्त एक स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, शायद टीवी में चला के मूवी की तरह देख रहे होंगे हमारा वीडियो। लाइट आपके आंख में एंटर करती है, सिग्नल आपके ब्रेन के थ्रू ट्रैवल करता है, न्यूरॉन फायरिंग होती है, यहाँ तक ठीक है। आपका ब्रेन इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करता है। साइंस कैन एक्सप्लेन दिस प्रोसेस, उसको कहेगा कि हाँ ठीक है भाई, एक प्रोसेस चल रहा है, केमिकल का कुछ कांड वांड हो रहा है। बट हियर इज द स्ट्रेंज क्वेश्चन, क्यों, किस वजह से हम ये सब समझते ही क्यों हैं? हमारा ब्रेन सिर्फ एक मशीन की तरह क्यों नहीं है जो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करे? हम लोग जब भी डूबते हुए सूरज को देखते हैं, आप नीले पानी को देखते हैं, आसमान को देखते हैं, तो हम लोग सिर्फ कलर्स ही क्यों नहीं डिटेक्ट करते? एक्सपीरियंस क्यों आता है, एक ब्यूटी क्यों आती है? एक पेंटिंग को देखते हैं, क्यों ऐसा लगता है वे चेहरा देखते हैं, खूबसूरत सा चेहरा, तो क्यों सिर्फ दाढ़ी के बाल नहीं देख के उसको इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर सकते? क्यों लोग जज करते हैं मेरी शक्ल को, अच्छा या बुरा? पेन जो है सिर्फ एक सिग्नल नहीं होता, लेकिन हमें दर्द भी होता है। यही है द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस, या सीधी सादी भाषा में द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। इमेजिन करिए, मोस्ट एडवांस एआई रोबोट बनाने दुनिया का, बात कर सकता है, वो लोगों के चेहरे रिकॉग्नाइज कर सकता है, वो सवालों के जवाब दे सकता है, वो ये भी कह सकता है कि आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। बट अभी भी वहाँ पे क्वेश्चन आता है, उस एआई के अंदर अभी भी कोई ऐसी चीज़ है जो उसको एक्सपीरियंस कर रही है, या फिर कोई चीज़ उसमें सिर्फ करेक्ट रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि हम लोग बाहर से तो चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं, उस एआई मॉडल को स्टडी कर सकते हैं, हम लोग उसका बिहेवियर, हम लोग उसका ब्रेन स्टडी कर सकते हैं, बट द वन थिंग विच वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व इज द इनर एक्सपीरियंस। वो एआई हो, भले ही आप हो, बिहेवियर, फीलिंग्स, लेकिन अंदर क्या चल रहा है उसको समझना ज़रा मुश्किल हो जाता है। इस फिलॉसफी को समझाने के लिए एक महान फिलॉसफर है, महान तो नहीं लेकिन हाँ फिलॉसफर है, जिनका नाम था डेविड चामन। उन्होंने डिस्क्राइब करी एक मिस्ट्री विच इज़ द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। उन्होंने ना कॉन्शियसनेस को दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। एक था आसान सवाल, विच इज़ कि ब्रेन इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस करता है, हम लोग ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, हम लोग रिएक्शन कैसे देते हैं, साइंस कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं इन सब चीज़ों के ऊपर। बट यहीं पे ज़रा थोड़े पेचीदे और मुश्किल सवाल भी आते हैं, ये सब प्रोसेसेस एक्चुअल एक्सपीरियंस क्रिएट कैसे करते हैं, एक मूवी हमारे दिमाग में कैसे चल रही है, दुनिया में चीज़ें कैसे एग्जिस्ट कर रही हैं जिनको हम फील कर पा रहे हैं। कुछ फिलोसफर्स यहाँ पे आर्ग्यूमेंट देते हैं कि शायद कॉन्शियसनेस सिर्फ इज़ नॉट जस्ट समथिंग जो कि ब्रेन ने प्रोड्यूस किया है, मे बी कॉन्शियसनेस एक फंडामेंटल पार्ट ऑफ रियलिटी है, वो रियलिटी इटसेल्फ है। और इसको अगर आप कनेक्ट कर दे पैन साइकिज्म जैसे कॉन्सेप्ट से, तो जो पॉसिबिलिटी है कि कॉन्शियसनेस सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है जो यूनिवर्स में आ रहा है, वो कुछ और ही है। तो उसको एक्सीडेंट की तरह मत लो। तो मैंने एक यहाँ पे वीडियो लगा दूंगा, रिसेंटली वीडियो भी क्रिएट किया था इन्हीं सब थ्योरी से रिलेटेड, पैन साइकिज्म भी उसमें कवर किया था, जाके देख सकते हैं। बट यहाँ पे ना कुछ बहुत ही ज़्यादा डीपली कनेक्टेड है टू द नेचर ऑफ रियलिटी, जो कि हमें समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ना भाई लेसन यही है कि कॉन्शियसनेस से रिलेटेड एक बड़ी स्ट्रेंज चीज़ ये है कि आप अपने आसपास सब कुछ समझ सकते हैं, वो चीज़ नहीं समझ सकते जो कि एक मिस्ट्री की तरह है। वो ये है कि आपकी बॉडी बदलती है, आपके थॉट्स बदलते हैं, आपके मेमोरीज बदलती है, आपकी पर्सनालिटी बदलती है, बट फिर भी वहाँ पे ना एक फीलिंग रह जाती है, मैं अभी भी मैं हूँ, मैं अभी भी आई हूँ। और वो आई एग्जैक्टली क्या है? आपका शरीर है, बॉडी है, आपके मेमोरीज हैं, आपका ब्रेन है, या और कुछ गहरा है मेरा आई? द बिगेस्ट मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स ये नहीं है कि वॉट इज आउट देयर, बाहर क्या है, इस ब्रह्मांड में क्या है। मे बी द बिगेस्ट मिस्ट्री इज उस रियलिटी को एक्सपीरियंस करने वाला जो आई है, वो असल में है कौन दोस्त। तो भाई साहब आखिर में आते आते इन सारी थ्योरीज के थ्रू जाते हुए हमने शुरुआत करी इंसानों से कि वो एक पर्टिकुलर तरीके से क्यों बिहेव करते हैं, हम कॉम्पीट क्यों करते हैं, हम लोग बिलीव क्यों करते हैं सर्टेन थिंग्स के ऊपर, सोसाइटीज़ उठती गिरती क्यों है, और फाइनली हम लोग जो है सबसे बड़ी मिस्ट्री पे आ गए, विच इज़ कि हम लोग यहाँ हैं क्यों, किस लिए, और हम लोग इन सबको एक्सपीरियंस ही क्यों कर रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ी एक्सपीरियंस करने की। और ये शायद बहुत ही हम्बलिंग, ज़मीन पे बिठा देने वाला रियलाइजेशन है कि यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना है, काउंटलेस चीज़ें यहाँ पे हो रखी है हमारे एग्जिस्ट करने से पहले, लेकिन फिर भी इस छोटे से क्षण में ऐसा लगता है ये ज़िंदगी एंडलेस है, हम लोग जीते रहेंगे। तो यूनिवर्स ने कुछ ऐसा बना दिया जो कि खुद पास्ट में देख के ये कह सकता है या ये पूछ सकता है कि मैं यहाँ पे हूँ ही क्यों, रियलिटी है ही क्या, एग्जिस्ट करने का मतलब ही क्या होता है। हम लोग इन सवालों के जवाब कभी पूरी तरीके से समझ पाएंगे भी नहीं। ये जो सवाल हैं वो हमेशा हमारे
परसेप्शन के बियॉन्ड रहेंगे, समझ के परे रहेंगे, बट हमारा गोल शायद कभी ये रहना चाहिए भी नहीं कि हम लोग सब कुछ समझ लें। परहैप्स द गोल शुड ऑलवेज बी या शुड बी कि हम लोग अपनी समझने की बाउंड्रीज को धीरे धीरे एक्सपैंड करें, देखें कहाँ तक जाते हैं। क्योंकि एक कमरे में या ब्रह्मांड में सबसे स्मार्ट इंसान वो नहीं होता जिसके पास सारे आंसर होते हैं, वो इंसान वो होता है जिसके पास ये साहस होता है, ये करेज होता है सवाल उठाने का, और ये करेज होता है ये बोलने का कि मैं भी गलत हो सकता हूँ। एक जिज्ञासा होती है, एक क्यूरियोसिटी होती है आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने की, जो वर्ल्ड व्यू चैलेंज करता है। तो भाई ये थ्योरीज देख के या खान बाबा मैंने बता दी, मूव ऑन मत कर जाना, इन अपने बिलीव्स पे क्वेश्चन करना, इसका मेरा मकसद और मायने यही था। आंख बंद करके बिलीफ सिस्टम में मत पड़ जाए, ब्लाइंड डिवोशन के पार्ट मत बन जाना। क्वेश्चन करना अपने अजम्पशंस, क्वेश्चन करना उस रियलिटी को जिसको तुम फॉर ग्रांटेड लेते हो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। क्योंकि हर एक बड़ी डिस्कवरी ह्यूमन हिस्ट्री में सिंपल सवाल से शुरू होती जो एक इंसान नहीं पूछा, जो कि शायद लगता था इम्पॉसिबल है पूछना, बट फिर भी पूछा। और शायद सबसे बड़ा रहस्य हमारी ज़िंदगी में ये नहीं है कि हमारे चारों तरफ ये ब्रह्मांड है। मे बी द बिगेस्ट मिस्ट्री इज़ द फैक्ट दैट एक ब्रह्मांड हमारे अंदर में भी है जो कि केपेबल है ऑफ अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स आउटसाइड ऑफ इट। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हमारे अंदर एक यूनिवर्स है जो समझना चाह रहा है बाहर के यूनिवर्स को। आप सिर्फ एक इंसान नहीं है जो कि एक यूनिवर्स के अंदर रह रहा है, आप अपने आप में एक यूनिवर्स है। और एक क्षण के लिए ना इस चीज़ को समझ के अवेयर होने की कोशिश करो, और शायद यही है इंसानियत की आज तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो नीचे एक अंगूठा ज़रूर छोड़ दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में वीडियो आइडियाज़ दे सकते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स बता सकते हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं यहाँ थोड़ा साइड हट जाता हूँ, आपके लिए एक और वीडियो छोड़ देता हूँ जिसको देख के आपके दिमाग के शायद तार ज़रूर खुल जाएंगे। तो इस वीडियो के बाद सीधा इस वीडियो पे जाइएगा और लुत्फ़ उठाइएगा। तो जाइए इस वीडियो को क्लिक करिए, अभी जाइए, देखिए मत मुझे, इधर जाइए।